नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेक गर्ग सर 1 2 3 में। आज की जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 9th चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर में जो आपको हम पढ़ाएंगे ये आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए तथा रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। क्या भाई साहब? रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, हमारे रासायनिक संयोजन के 5 नियम हैं। कितने नियम बेटा? 5 नियम हैं। पहला नियम हमारा द्रव संरक्षण का नियम। सेकंड है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। और 4 है आपका तुल्य अनुपात का नियम या इसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहते हैं। और पांचवा है हमारा गैलू-शेक का नियम। देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्लास 10th में पहला वाला और सेकंड वाला सिलेबस में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। बाकी के नीचे के तीनों हैं ये आपकी क्लास 10th में नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर इंटर में आपके दिए हुए हैं। इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरे पांचों पॉइंट कंप्लीट करा दूं। ठीक है, जिससे आपको फर्स्ट ईयर इंटर में भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो पहला इसका पॉइंट हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसको चेक कर लेते हैं हम। देखिए आपको बताऊं मैं, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक हो, क्लियर है? एक रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान वही रहता है जो अभिक्रिया में पहले था। मतलब अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर रहता है। अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर रहता है। मतलब पहले जो कोई रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होगी उसका द्रव्यमान जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है। क्लियर है? देखिए बेटा, यहाँ से ऊपर मैंने हेडिंग उसमें लिखाई है, एक बार इसे रीड कर लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए। ये आपसे बोल रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान समान रहता है। क्लियर है बेटा? यहीं से आपको मैंने इसका ये बता दिया, समान रहता है। जैसे हमारा पहले 2H2 था, पहले हमारा 2H2 और O2, तो 2H2 का हमारा 4 हो गया, 4 ग्राम मान लिया हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि 2 हमारा है और 2 हाइड्रोजन के, 2 और 2 4 हो गए। ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, तो 16 और 2 ऑक्सीजन है तो हमारी 32 हो गई। तो जब 4 और 32 को हम जो जोड़ेंगे तो हमारा 36 ग्राम होता है। ये अभिक्रिया से पहले है, इसका मतलब अभिकारक का है ये 36 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा उत्पाद का भी क्या हो जाएगा, मेरा 36 ग्राम में हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारी हाइड्रोजन है, 2 पहले से दिया हुआ है और ऑक्सीजन भी हमारी 2 है। तो 16 16 32, 32 और 4 36। इसमें समान रहता है द्रव्यमान, क्या रहता है बेटा? समान रहता है। क्लियर है? ये मैंने आपको इसके यहाँ पॉइंट लिख दिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट हैं इसके। देखिए आप, जो इक्वल रहता है, क्लियर है? और इसकी जो खोज की थी वो किसने खोज की थी? एंटोनी साहब ने की थी। ठीक है, ये मैंने इसके कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया हुआ, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर अनुपात का नियम। इसमें क्या होता है बेटा, बता दूं आपको, ये भारात्मक अनुपात सदैव इसमें स्थिर रहता है। किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व जो होते हैं वो परस्पर भारात्मक अनुपात के समान रहते हैं। क्लियर है? यहाँ से आप देखिए, चेक कर लीजिए, उनका रेशियो बराबर रहता है। कहने का मतलब ये है उनका रेशियो क्या रहता है? बराबर रहता है। जैसे आप देखिए 2 और 16 है, अगर इसको हम काटेंगे तो 1/8 आएगा। इसका रेशियो 1/8 ही आएगा जल का, H2O का। क्लियर होगा आपका? यहाँ से एग्जाम्पल, एक बार इसकी डेफिनेशन को दोबारा रीड कर लेते हैं, जो मैंने बताई वो अपनी लैंग्वेज में बताई, ये बस इसी लैंग्वेज में रीड कर लेते हैं। जब भी कोई शुद्ध यौगिक बनता है उसमें उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही रहते हैं। मैं बताया क्लियर, ही द्रव्यमान अनुपात में ही रहते हैं, निश्चित में। और अनुपात कभी भी नहीं बदलता, चाहे यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। बात क्लियर है?
ये आपको मैंने यही बता दिए कि इनकी खोज करता कौन है। इसके खोजकर्ता आपके कौन है भाई? जोसेफ साहब हैं। यहाँ मैंने पॉइंट में याद करने के लिए शॉर्ट में लिखा दिया है, शुद्ध यौगिक का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। क्लियर है? ये आपको मैंने यहाँ पे इस पॉइंट भी लिखा दिए हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम में क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब दो तत्व परस्पर संयोजन करके या दो से अधिक तत्व यौगिक बनाते हैं, ठीक है, या तो दो तत्व बनाए या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाए, एक यौगिक बनाए, तो क्या होता है उस तत्व के निश्चित मात्रा में संयोजन करने वाले तत्व दूसरे तत्व से क्या होते हैं, भिन्न मात्रा में परस्पर आकर क्या करते हैं, एक सरल अनुपात ले लेते हैं। क्लियर है? देखिए आप, वही सेम चीज है यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए शॉर्ट में मैंने आपको लिखा दिया है, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। दो यौगिक एक तत्व निश्चित, ठीक है, दूसरे तत्व के द्रव्यमान छोटे छोटे कणों के गुणज के अनुपात में निश्चित रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से आपकी डेफिनेशन ही समझ में आ गई होगी। एक बार इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। नियम कथन बता दिया है, इसके खोज करता है आपके जॉन टॉन्टल साहब हैं बेटा। क्लियर है? यहाँ से आपको मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए करा देता हूँ क्योंकि आपको इसकी बेसिक नॉलेज हो जाए। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन मैं फिर भी आपको करा रहा हूँ क्योंकि आपको इसकी बेसिक नॉलेज हो जाए। अगला नेक्स्ट है हमारा तुल्य अनुपात का नियम, या इसे हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? इसमें क्या होता है, यदि दो तत्व अलग अलग तीसरे तत्व के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं तो क्या होता है, तो इसमें जो गुणज अनुपात होता है वो संयोजन होता है, सरल रहता है। ठीक है, गुणज अनुपात क्या होता है, इसका संयोजन रहता है, बराबर रहता है। क्लियर है? यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, जो मैंने डेफिनेशन भी लिखा दी है। यहाँ से मैंने इसके क्या इंपोर्टेंट पॉइंट हैं कथन में वो भी लिखा दिए हैं। देखिए लिखाया हुआ है, उसका सरल गुणज ये उसका अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बना रहे हैं, ठीक है, एक मेथेन है एक जल है, दोनों जब क्रिया कर रहे हैं उसका अनुपात आपका 1:2 निकल कर आ रहा है। नीचे आपका मैंने इस बता भी दिया है, इस नियम के अनुसार दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ किसी अनुपात में संयोजन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गुणज बनाते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गैलू-शेक का नियम। गैलू-शेक के नियम में मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपका बेटा। ताप व दाब जो होते हैं आपके की समान परिस्थिति में, ताप व दाब की समान परिस्थितियों में क्या होता है बेटा, जब दो या दो से अधिक गैस क्रियाएं करती हैं तो संयोजन करके करने वाली जो गैसें होती हैं उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। क्लियर है? यहाँ से देखिए मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है, समानुपाती होता है, सरल अनुपात होता है, इसका मतलब समानुपाती होता है। देखिए यहाँ से एक सेकेंड, चलिए देखिए, जब किसी गैस का दाब स्थिर रखा जाता है तो उसका आयतन मतलब टेम्परेचर, ठीक है, उसका आयतन में क्या होता है, उसके आयतन के समानुपाती होता है। ठीक है, आयतन जो है उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो यहाँ से आपको बताया, देखो बी समानुपाती किसके है, के टी के है, टेम्परेचर के। जब समानुपाती का यहाँ से चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, मगर नियतांक आ जाता है, तो हमारा यहाँ से के नियतांक आ गया। ठीक है, क्लियर है? वी बराबर यहाँ पे हमारा क्या है, आयतन है, टी हमारा तापमान है, टेम्परेचर है केल्विन में, और के हमारा नियतांक है। क्लियर है? यहाँ से हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है B1/T1 बराबर B2/T2। यहाँ से मैंने इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी दे दिए नीचे। ठीक है, गैस का नियम लागू होता है, दाब स्थिर लागू होता है, ठीक है, और इसके वैज्ञानिक हैं जो आपके नीचे मैंने आपको देखो खोज करता भी लिख दे हैं, जोसेफ लुई। ठीक है, शर्तें इसकी मैंने बता दी हैं, और इसको ग्राफ के माध्यम से भी आपको दर्शा दिया है कि वी के कैसे समानुपाती होता है। नीचे एक मैंने निष्कर्ष भी निकाल के पूरा लिख दिया है, नियत दाब पर गैस का आयतन उसके केल्विन ताप के समानुपाती होता है। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद इस वीडियो को दोबारा पुश करके जितना भी मैं आपको इस पर डिस्प्ले पर दिखाता हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ के देखिए, आपके क्लियर डाउट हो जाएंगे। या मेरी वीडियो को आप 2 बार 2 3 बार देखिए, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बेटा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो डाल्टन का हमारा परमाणु सिद्धांत है मोस्ट इंपोर्टेंट है। जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया था बेटा, 1808 में परमाणु सिद्धांत हमें दिया था इसको, इसी को हम जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने बताया था द्रव्य बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है,
इन्हें विभाजित नहीं किया। देखिए पढ़ लेते हैं बेटा, जो मैंने आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा। देखिएगा, जॉन डाल्टन साहब ने 1803 में यहाँ दे रहा है, मतलब इनका पर्चा दिया है, लेकिन इन्होंने दिया है जी 1808 में, जॉन डाल्टन साहब ने। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्लियर है यहाँ से? देखिए यहाँ मुख्य बिंदु मैंने आपको लिख दिए हैं। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, किसी एक तत्व के सभी परमाणु का आकार, आभार, भार, आभार नहीं भार, ठीक है, अन्य गुण समान रहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, भार क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग परमाणु होंगे तो अलग अलग होंगे। ठीक है, क्लियर है? रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं, अर्थात वे एक दूसरे से जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। ये आपको 4 पॉइंट 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मैंने आपको इधर एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, ये आपको इधर एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, उदाहरण जगह एक जगह। क्लियर है बेटा? यहाँ से नीचे मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताए हैं कि इस सिद्धांत से रसायन विज्ञान को एक वैज्ञानिक आधार मिला। ठीक है, तत्वों तथा यौगिक की जो संरचना होती है उसे समझने में हमें सहायता हुई इस सिद्धांत से। रासायनिक संयोजन एवं अभिक्रियाओं की जो व्याख्या संभव हो सकती थी वो संभव हुई। देखिए यहाँ लिख भी दिया मैंने याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक। परमाणु है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, ना इसे बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? नीचे एक और मैंने सार पूरा इसका लिख दिया है। पदार्थ परमाणुओं से बने हैं और परमाणु ही रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या होती हैं? भाग लेती हैं। ये मैंने आपको जो पॉइंट कराए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 11, 10th, 12th, उसके साथ साथ रेलवे और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जिनमें साइंस आती है उन सब के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।